प्यारे बच्चों, विभिन्न विद्यालयों में मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया है और इतिहास भूगोल का मॉक टेस्ट हो चुका है। हम लोग अर्थशास्त्र के मॉक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों में इकोनॉमिक्स सेम पढ़ना है। एक ही क्वेश्चन रहेगा, कुछ अलग नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम अलग अलग होगा। आर्ट्स वाला का एग्ज़ाम अलग होता है और साइंस और कॉमर्स वाले लोग का एग्ज़ाम अलग होता है। एक साथ साइंस कॉमर्स वाला का क्वेश्चन सेम रहता है, एक साथ होगा एग्ज़ाम, जबकि आर्ट्स वाला का अलग दिन एग्ज़ाम होता है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन अलग अलग है। तो पहले हम लोग आर्ट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग साइंस वाले क्वेश्चन, साइंस कॉमर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो चैनल के कम्युनिटी टैब में जाकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों तक यह वीडियो शेयर कर ले। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो देख सकते हैं इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट 2022 सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, आर्ट्स का है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है एकाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो एकाधिकार मतलब होता है एक का अधिकार, मतलब बेचने वाला एक रहेगा और खरीदने वाला अनेक रहेंगे। तो इसका परिभाषा है, अंग्रेजी के मोनोपोली शब्द का अर्थ एक विक्रेता से होता है। अंग्रेजी के मोनो का अर्थ होता है एक और पोली का अर्थ होता है विक्रेता, मतलब बेचने वाला एक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता क्या है। तो जहाँ सीमांत आ जाता है वहाँ जानिएगा अतिरिक्त इकाई। अतिरिक्त इकाई को हम लोग सीमांत कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता को हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है MU बराबर TUN माइनस TUN-1। तो ये जो अतिरिक्त इकाई निकालने का ये फॉर्मूला है। जैसे अगर हम 10 रोटी खा रहे हैं, फिर हम 12 रोटी खाते हैं, तो 10 के बाद अतिरिक्त कितना खा रहे हैं, तो 12 में से 10 को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो जो 12 हो गया वो TUN कहलाएगा, और जो इसके पहले वाला है 10 वो TUN-1 कहलाएगा। तो मतलब 12 में 10 घटाए मतलब 2, तो ये 2 मेरा सीमांत लिख लेगा। अब इसका परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की पूर्ति लोच 0.8 है, यहाँ पूर्ति लोचदार है या बेलोचदार। बस आपको एक शब्द में आंसर लिख देना है, ये जो वस्तु की पूर्ति है वो बेलोचदार होगी। बेलोचदार मतलब मूल्य का प्रभाव पूर्ति पे नहीं पड़ेगा। अब ये है, इससे याद रखना है आपको, ये मतलब ये संकेत यहाँ दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है कि ES बराबर 1। अगर आपका अगर आंसर आता पूर्ति की लोच निकलता मान लीजिए 1, तो यहाँ पर ये लिखाएगा तब पूर्ति की लोच इकाई के समान होती है। यदि आपका आंसर जो आता पूर्ति का लोच वो 1 से कम आता, मतलब ES लेस देन 1, जैसे ये क्वेश्चन है 0.8, तो ये क्या है 1 से कम है, तब मेरा आंसर क्या यहाँ लिखा हुआ है, तब पूर्ति बेलोचदार होती है। तो इसका मतलब इसीलिए यहाँ बेलोचदार आंसर हुआ। और यदि आपका पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होगी, मतलब मेरा आंसर अगर 1.2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1.9 आ रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, तब वहाँ मेरा क्या लिखा जाएगा, लोचदार। तब वहाँ क्या हो जाएगा, वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी। तो यहाँ पर 0.8 है, इसीलिए ये बेलोचदार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बाजार की परिभाषा दीजिए। तो बाजार क्या है। तो बाजार एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा क्रेताओं तथा विक्रेताओं को इकट्ठा किया जाता है। इसका स्थान निश्चित होना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, औसत स्थिर लागत क्या है, औसत बंधी लागत क्या है। तो औसत स्थिर लागत होता है कि औसत स्थिर लागत प्रति इकाई स्थिर लागत है। इसका अनुमान कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर लगाया जाता है। तो औसत स्थिर लागत बराबर फॉर्मूला है AFC बराबर TFC/Q, मतलब TFC ये हो गया आपका कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाई से भागा देंगे तो हमको मिल जाएगा औसत लागत। यहाँ लिखा हुआ AFC क्या है, तो औसत स्थिर लागत है, TFC कुल स्थिर लागत है और Q हो गया उत्पादन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत 3 रुपया प्रति इकाई रहने पर उसकी 40 इकाइयाँ खरीदता है। जब कीमत बढ़कर 4 रुपया प्रति इकाई हो जाती है तो वह उसकी 30 इकाइयाँ खरीदता है।
कुल व्यय प्रणाली द्वारा मांग की लोच की माप करें। तो यहाँ पर कुल व्यय प्रणाली, तो कुल व्यय का फॉर्मूला क्या होता है, मूल्य गुने मात्रा। तो शुरू में मूल्य कितना है 3 और मात्रा कितना खरीद रहा है 40, इसको गुना कर देंगे तो मेरा कुल व्यय कितना निकलेगा 4 तिया 12 120। उसके बाद कीमत बढ़कर कितना हो गया 4, मात्रा कितना खरीद रहा है 30, ये दोनों को गुना करेंगे आपस में कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, कुल व्यय 120 स्थिर है ये, तो इसका मतलब कुल व्यय क्या होगा, स्थिर होगा। यहाँ देखिए यहाँ बनाया हुआ है 120 और कुल व्यय का फॉर्मूला क्या, मूल गुने मात्रा, P हो गया मूल, Q हो गया मात्रा। मूल गुने मात्रा मतलब ये मूल हो गया ये मात्रा हो गया, इसको इससे गुना किए ये आया। तो मांग की लोच इकाई के समान है, क्योंकि मेरा ये दोनों ये चेंजिंग तो हुआ नहीं इसलिए इकाई के बराबर है। क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, यद्यपि मांग की मात्रा घट जाती है। यहाँ देख रहे हैं मांग की मात्रा 40 से घटकर कितनी हो गई 30 हो गई, लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच तथा मांग की लोच में अंतर बताएं। तो मांग की कीमत लोच इधर दिया हुआ और इधर मांग की लोच दिया हुआ। तो कीमत लोच क्या हो गया, तो मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है। जबकि मांग की लोच क्या है, तो मांग की लोच मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में वृद्धि या कमी होने के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि के विस्तार की माप को बताता है। कहने मतलब है जो मांग की लोच है वो मूल्य पर निर्भर करे, जैसे मूल्य बढ़ गया या घट गया उससे जो मेरा मांग प्रभावित होगा वो मांग की लोच होगा, मांग की कीमत लोच होगा। और मांग की लोच क्या होगा, जैसे उपभोक्ता का आय बढ़ गया या फिर प्रतिस्थापक वस्तु का कीमत घट गया, उसके कारण अगर मांग में परिवर्तन हो रहा है, कमी या बेसी हो रहा है, तो वहाँ पर मांग की लोच हो जाएगा। आगे क्या अंतर है, जब वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन द्वारा मापा जाता है तो उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। मतलब कीमत में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन के कारण जो मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है उसका अनुपात को हम लोग मांग की कीमत लोच कहेंगे। और इधर है एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहेंगे। देखिए यहाँ ये हुआ मांग की कीमत लोच, क्या हुआ, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन जो होगा उसके अनुपात को हम लोग मांग की कीमत लोच कहेंगे। जबकि मांग की लोच क्या हो जाएगा, तो उपभोक्ता का जैसे आय बढ़ गया या आय घट गया तो उससे उसके मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन होगा उसको हम लोग मांग की लोच कहेंगे। तो ये अंतर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न तालिका में एक साधन की MPP मतलब सीमांत उत्पादन दी जा रही है, TPP तथा APP सारणियों की रचना करें। तो यहाँ साधन दिया हुआ है, MPP दिया हुआ है। अब आपको निकालना है पहले TPP। तो TPP कैसे निकलता है, तो इसको हम लोग जोड़ते जाएंगे। जैसे ये शुरू में कितना है 20, तो यहाँ 20 का 20 लिखे, इस 20 में इस 22 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42, 42 में इस 18 को जोड़ देंगे तो 60, 60 में 16 को जोड़ देंगे तो 76, 76 में 14 को जोड़ देंगे 90 और 90 में 6 को जोड़ देंगे तो 96। उसके बाद हमको क्या निकालना है, ये TPP निकल गया, अब APP निकालना है। तो APP निकालने के लिए क्या है, ये जो साधन है ये साधन को TPP में भाग दे देंगे। तो जैसे 1 को 20 में भागा देंगे तो कितना 20, 2 को आपको 42 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो इस तरह हम लोग APP निकालेंगे। यहाँ देख सकते हैं 21 फिर हो जाएगा 20, यहाँ देखिए 3 को 60 में भागा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह भागा दे के हम लोग APP निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर और परिवर्ती लागत में भेद करें, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो स्थिर लागत किसको कहते हैं, तो ये जानिए कि अगर हम मेरा उत्पादन बढ़े चाहे घटे, मेरा जो लागत लगा हुआ है वो लगा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो स्थिर लागत कहलाएगा। और उत्पादन में वृद्धि के साथ जो लागतें बढ़ती है और उत्पादन में कमी के साथ जो लागतें कम हो जाती है उसको हम लोग परिवर्ती लागत कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक चाय का दुकान खोले हैं तो दूध, चीनी, केतली, चूल्हा, चौकी ये सब जो रहा कि जब तक मेरा दुकान है ये चीज़ रहेगा मेरा, तो इसमें जो पैसा मेरा लगा वो स्थिर लागत कहलाएगा। अब मेरा ग्राहक ज़्यादा आ रहा है तो हमको दूध, चीनी, चायपत्ती का मात्रा ज़्यादा लगेगा, कम ग्राहक है तो कम लगेगा, तो उसमें जो पैसा लग रहा है वो क्या हुआ, परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। तो आपको समझ गए होंगे। यहाँ देख लेते किताबी भाषा में
स्थिर लागत, तो जो लागतें उत्पादन में परिवर्तन के कारण घटती बढ़ती नहीं है उन्हें स्थिर लागत कहते हैं, जैसे किराया, बीमे की किस्त। परिवर्ती लागतें, तो जो लागतें उत्पादन में परिवर्तन के कारण घटती बढ़ती रहती है परिवर्ती कहलाती है, जैसे मजदूरी, कच्चे माल का मूल्य इत्यादि। अगला है कुल आगम कब घटना प्रारंभ कर देती है, तो जब सीमांत आगम शून्य के बराबर होता है। इसको हम लोग ग्राफ पे देख लेते हैं। ये है आपका कुल आगम और इस तरह बनता है, ये है आपका सीमांत आगम। तो जब सीमांत आगम शून्य हो जाता है उसके बाद यह कुल आगम क्या होता है, घटने लगता है। ये TR है, कुल आगम क्या होता है, यहाँ से घटने लगता है। तो यहाँ ही पूछ रहा है कुल आगम कब घटना प्रारंभ कर देती है, तो जब सीमांत आगम शून्य हो जाता है। किताबी भाषा में हम लोग देख लेते हैं इसको। जब सीमांत आगम शून्य के बराबर होता है तब कुल आगम घटना, यहाँ घटना हो जाएगा, बढ़ना लिखा गया, घटना जब कुल आगम जब सीमांत आगम शून्य के बराबर होता है तब कुल आगम का बढ़ना बंद हो जाता है, मतलब बढ़ता नहीं है, उसके बाद क्या होगा, घटेगा। इसलिए जब सीमांत आगम शून्य तो कुल आगम अधिकतम होता है। सीमांत आगम जब ऋणात्मक होता है तो कुल आगम घटना प्रारंभ कर देती है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। तो डीकॉक के शब्दों में केंद्रीय बैंक का बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक, जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। ये 1 नंबर में पूछता है बच्चों। फिर है एक केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, मुद्रा जारी करना। पैसा कौन बनाएगा, केंद्रीय बैंक। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट या मुद्रा छापने का एक अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधिग्राह्य के रूप में घोषित किए जाते हैं। विधिग्राह्य मतलब उसको कानूनी मान्यता मिला रहता है, उसको सबको स्वीकार करना है। दूसरा है सरकार का बैंक है, तो केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकार बैंकर के रूप में या सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है, या सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। तीसरा है बैंकों का बैंक, तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंक का कार्य करता है, मतलब जितना भी आपको बैंक नज़र आता है वो सब का बैंक कौन है, तो केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नकद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। अगला है बैंकों का निरीक्षण, तो बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण भी करता है। इसके लिए उसे ये कार्य करने होते, क्या करना है, वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस जारी करना, देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में वाणिज्य बैंकों की शाखाएं खुलवा कर उसका विस्तार करना। फिर है वाणिज्यिक बैंकों का विलयन तथा बैंकों का परिसमापन। पांचवा है ऋण देना। फिर छठा कार्य है इसका देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करना। सातवां है समाशोधन गृह का कार्य करना। आठवां साख मुद्रा का नियंत्रण करना। नौवां है आंकड़े इकट्ठा करना और अन्य कार्य में इसका है कृषि वित्त देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भाग लेना, मुद्रा तथा बिल बाजार में कार्य करना और फटे फूटे नोट वापस लेना। तो ये सब इसके काम हैं। ये मैं ही हूँ, ये देख सकते हैं, चश्मा लगाए हुए हैं और ये मेरा डिग्नेशन है। हम PGT शिक्षक हैं, +2 उच्च विद्यालय गोपीकांदर दुमका में। तो ये था आपका आर्ट्स का क्वेश्चन मॉक टेस्ट का आंसर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।